क्या आपको लगता है कि स्कूल के सारे नियम सरकार बनाती है? अगर हाँ, तो आप आर्टिकल 30 के बारे में नहीं जानते। चलो तो आज 5 मिनट में आपका ये भ्रम तोड़ता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद गुप्ता और आज मैं आपको भारत के संविधान के एक ऐसे हक के बारे में बताने वाला हूँ जो सिर्फ माइनॉरिटी के पास है, सिर्फ अल्पसंख्यकों के पास है। इसका नाम है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। पिछले वीडियो में हमने बात किया था आर्टिकल 29 के बारे में और वो हमारा फिफ्थ फंडामेंटल राइट्स है। फिफ्थ फंडामेंटल राइट्स पांचवा मौलिक अधिकार, जिसमें से आर्टिकल 29 और 30 दो आर्टिकल फिफ्थ फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। और उस फंडामेंटल राइट्स का नाम क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें हमने आर्टिकल 29 कंप्लीट कर दिया था। आज हम पढ़ने वाले आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 के बारे में आज पढ़ना है हमको। क्या बोला आर्टिकल 30? शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसमें अल्पसंख्यक के बारे में, अल्पसंख्यक यहाँ पे क्या बोला गया, चाहे वो धार्मिक के आधार पे अल्पसंख्यक हो या भाषा के आधार पे उनकी जनसंख्या कम है, तो उस केस में वो हमारे अल्पसंख्यक के कैटेगरी में आते हैं, फिर चाहे वो रिलीजियस बेस्ड हो या भाषा लिंग्विस्टिक बेस्ड हो। अभी आर्टिकल 30 में दो क्लॉज दिया गया, 30 क्लॉज 1, 30 क्लॉज 2। क्या बोला है आर्टिकल 30 क्लॉज 1? भारत के क्षेत्र में निवास करने वाले सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वो धर्म पर आधारित हो या भाषा पर, अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा। आसान शब्दों में कहें तो धार्मिक हो या भाषाई अल्पसंख्यक के लोग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति, परंपराओं और सामुदायिक पहचान को संरक्षित रखने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए अपने पसंद के स्कूल, कॉलेज या अन्य शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित कर सकते हैं। ये केवल अनुमति नहीं है, बल्कि संविधान का दिया हुआ एक फंडामेंटल राइट्स है। इसे आवश्यकता पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू भी लागू करवाया जा सकता है। आगे आर्टिकल 30 क्लॉज 1A। अभी ये आर्टिकल 30 क्लॉज 1A इसको 44th अमेंडमेंट में ऐड किया गया, ज्वाइन किया गया। ये क्या बोलता है? राज्य, जिसे हम आम भाषा में सरकार बोलते हैं, द्वारा अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था की किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम से उनके लिए प्रत्यक्ष अधिकार निर्बंधित या निराकृत नहीं होंगे। आसान शब्दों में कहे, अगर सरकार किसी अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था की संपत्ति अपने पास ले लेती है या उससे एक्वायर कर लेती है, तो उस केस में सरकार जो भी मुआवजा तय करेगी वही अंतिम होगा। संस्था ये दावा नहीं कर सकती कि मुआवजा कम है या गलत है। तो ये आर्टिकल 30 क्लॉज 1A ज्वाइन किया गया 44th अमेंडमेंट में। और 44th अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी को मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट से हटा के उसको कानूनी अधिकार कर दिया गया है। ये आर्टिकल 44 अमेंडमेंट में, ये 44th अमेंडमेंट में ये चेंजेस किया गया है। आगे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से इस आर्टिकल को ऐड किया गया है हमारे आर्टिकल 30 में। नेक्स्ट आर्टिकल 30 क्लॉज 2, राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थान में भेदभाव नहीं करेगा। एक आसान शब्दों में बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए बंगाल में बंगाली बोलने वाले मेजोरिटी है, लेकिन नेपाली बोलने वालों की लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, मतलब भाषा के आधार पे उनका जनसंख्या कम है। तो नेपाली कम्युनिटी अपने बच्चों को अपनी भाषा और संस्कृति सिखाने के लिए अपना स्कूल खोल सकती है और सरकार इसे रोक नहीं सकती। और अगर वेस्ट बंगाल सरकार ने 100 स्कूलों को 10 लाख का फंड देने का वादा करती है या प्लान बनाती है, तो उस केस में 100 स्कूल में अगर 5 स्कूल नेपाली कम्युनिटी के हैं, तो सरकार उनको ये नहीं बोल सकती कि नहीं भाई ये नेपाली कम्युनिटी के हैं तो इनको हम लोग फंड नहीं देंगे। सरकार सभी को इक्वल ट्रीटमेंट करेगी,
सभी को फंड बराबर रेशियो में देगी। ये चाहे मेजोरिटी हो या माइनॉरिटी हो, सरकार किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। ये आर्टिकल 30 क्लॉज 2 बताता है हमें। इससे आगे अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान, इसमें 3 प्रकार के अल्पसंख्यक होते हैं। एक तो आर्थिक सहायता और मान्यता प्राप्त संस्था, और एक सिर्फ मान्यता प्राप्त संस्था जिसे आर्थिक सहायता नहीं मिलता, और तीसरा न सहायता प्राप्त है न मान्यता प्राप्त है। स्टार्टिंग को राज्य से सहायता प्राप्त होता है, वो संस्था राज्य के अनुसार ही काम करेगा। यहाँ पे अगर आर्थिक सहायता प्राप्त हो रहा है उस संस्था को, या मान्यता प्राप्त है उस संस्था को राज्य की तरफ से, तो उस केस में राज्य के अनुसार ही उस संस्था को चलना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी संस्था, एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान ऐसा है जिसे ना सहायता प्राप्त है ना राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है, तो उस केस में उसको प्रशासनिक मामलों में स्वतंत्र है। प्रशासनिक मामले राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बिना वो संस्था करती है। लेकिन अगर बात आती है सामान्य कानून जो राष्ट्रीय हित के हो, राष्ट्रीय सुरक्षा, समाज कल्याण, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कराधान, ये सब कानून अगर होते हैं तो सभी संस्था पे लागू होते, फिर चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक संस्था हो। तो ना सहायता प्राप्त है ना मान्यता प्राप्त है, वो ऐसे अल्पसंख्यक संस्था, तो उसको प्रशासनिक मामलों में उसको स्वतंत्रता दी गई है। अब इसको एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केस से समझते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और जिससे हम बोलते हैं TMA पाई फाउंडेशन 2002। क्या है ये? कर्नाटका में क्रिश्चियन माइनॉरिटी कम्युनिटी अपने स्कूल और कॉलेज चला रही थी। गवर्नमेंट ने कहा एडमिशन प्रोसेस और फीस स्ट्रक्चर पर हमारा कंट्रोल होगा, हम तय करेंगे कि कितना एडमिशन लेना है, उसका फीस स्ट्रक्चर कितना होगा। ये कर्नाटका की गवर्नमेंट ने कहा। तभी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने ये बात बोला, ये जवाब दिया कि ये संविधान के आर्टिकल 30 के खिलाफ है, क्योंकि आर्टिकल 30 के तहत मुझे शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का पूरा अधिकार है। अगर आप इसके बीच में इंटरफियर करते हो तो ये हमारे आर्टिकल 30, संविधान के आर्टिकल 30 का वॉल्यूशन है। फिर मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 बड़े सवाल उत्पन्न हुए। पहला, अल्पसंख्यक का निर्धारण राष्ट्रीय स्तर पर होगा या राज्य स्तर पर। दूसरा, सरकार की दखल की सीमा क्या होगी, और अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वायत्तता कितनी होगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि अल्पसंख्यक का निर्धारण राज्य स्तर पर होगा। यानी आप राष्ट्रीय स्तर पर बहुसंख्यक हो सकते हैं, लेकिन अगर राज्य स्तर पर लिंग्विस्टिक या रिलीजियस माइनॉरिटी है तो आप अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आते हैं। अल्पसंख्यक संस्थानों को अपने स्टाफ चुनने, सिलेबस तय करने और एडमिशन पॉलिसी बनाने की पूरी आजादी है, लेकिन सरकार शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उचित नियम लागू कर सकती है।